हेलो बच्चों, आप सभी का जेके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हमने इसका पहले वाला पार्ट यानी द्विघात समीकरण से पहला है जो तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसके बारे में भी अध्ययन किया और उससे पहले बहुपद के बारे में भी हमने अध्ययन किया। ये तीनों ही पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी बहुपद के सूत्र हैं या बहुपद की जो परिभाषा है, जो सामान्य जानकारी है, वो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण में काम आई। और वही जानकारी अभी हम अपने अध्याय नंबर 4 यानी कक्षा 10 का एनसीईआरटी जो बुक है, उस बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय नंबर 4 है द्विघात समीकरण, वो उसके चैप्टर नंबर 2 से जुड़ा हुआ ही है। यानी कहने का मतलब बहुपद का ही एक भाग है। जब हम बहुपद के भाग पढ़ते तो बहुपद को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया हुआ है। एक तो है वो उसके घात के आधार पे, यानी बहुपद में जो चर है उनकी घात के आधार पे बांट गया है, और दूसरा बांटा गया है बहुपद के चर के आधार पे, उसमें कितने प्रकार के चर संख्याएं आ रही है। तो वो दोनों ही प्रकार हमने पढ़े हैं। तो उसका आज हम जो पढ़ रहे हैं वो घात के आधार पे, क्योंकि यहाँ पर पाठ का नाम है, अपना अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। द्वि का मतलब होता है दो घात वाला समीकरण। यानी हम अध्याय नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 में केवल वही क्वेश्चन पढ़ेंगे या जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे द्विघात समीकरण पे आधारित होंगे, जिसमें हमारे पास में जो चर होगा उसकी घात अधिकतम कितनी होगी? 2 होगी। सबसे पहले द्विघात समीकरण में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विघात समीकरण की जानकारी। यानी द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, किसको कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, और कैसे पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, उसके यानी परिभाषाएं, या हमें देखकर कैसे पता लगेगा सर कि ये जो हम आपने लिखा है या दिया गया है ये द्विघात समीकरण है। इसकी सबसे पहले हम इसकी जानकारी के बारे में पता लगाएंगे कि इसकी पहचान करना। दूसरा पढ़ेंगे जो द्विघात समीकरण है उनको हल करने की विधियां, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं? जैसे हमने तीसरे अध्याय में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा था कि वहां पर विलोपन विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी, वज्र गुण विधि थी, और एक जो आलेख यानी ग्राफीय विधि से हम x और y के मान निकालते थे। तो वहां पर चर दो थे, वो भी बहुपद का एक प्रकार था, ये भी एक बहुपद का प्रकार है, लेकिन यहाँ ये घात के आधार पे प्रकार है, यानी जिसकी घात अधिकतम क्या होती है? 2 होती है, वो द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें वहां पर भी 3 विधि थी, तो इसमें भी 3 विधि है। पहली विधि है वो है गुणनखंड विधि, यानी हम जो भी समीकरण दे रखे हैं उसको हम गुणनखंड विधि से, और इस विधि को हमने पहले पढ़ रखा है अध्याय नंबर 2 बहुपद में, हमने इस गुणनखंड विधि का थोड़ा सा अध्ययन भी किया था, 4-5 क्वेश्चन थे। दूसरी विधि है वो है द्विघात समीकरण, यानी इसका नाम ही द्विघात समीकरण विधि है, जिसको श्रीधारीय सूत्र के नाम से जानते हैं। और तीसरी है वो अपनी है पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधियों के द्वारा हम द्विघात समीकरण को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। यानी जिसमें जो x का मान होता है या y का मान जिस भी टर्म में है, उस टर्म में जो अपने पास अचर संख्या उसको हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसका, कौन सा? तीसरा पॉइंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरणों के मूल की प्रवृत्ति। जो मूल होंगे यानी जो उत्तर होंगे, जो मान होंगे, जो हमारे पास में संख्या x है या y है, उनके जो मान होंगे उनकी प्रवृत्ति कैसे होगी? वो वास्तविक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, और ये प्रवृत्ति है हम समीकरण को हल किए बिना पहले ही बता देंगे। यानी
इनमें तो क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं, लेकिन यह मूल की प्रवृत्ति है, ये टॉपिक है। इसके अंदर हम जैसे समीकरण को देखेंगे पता लगा लेंगे क्या इसके अंदर x या y जो भी टर्म है उसका मान है वो क्या होगा और उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वास्तविक संख्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है और कितने मूल होंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द्विघात समीकरण की जानकारी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण की जानकारी। इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे और इसके आधारित अपने जो प्रश्नावली है 4.1 उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी है वो इस बेसिक वाले में इसमें आ रहा है। किस में आ रहा है, ये जो बेसिक वाला चैप्टर है इसके अंदर किसका आ रहा है, इसमें 4.1 है वो इस पूरे चैप्टर में है, यानी द्विघात समीकरण की जानकारी। तो जब आपको पहले सबसे पहले ये पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, इसका कैसे पता लगाएंगे। द्विघात समीकरण होते हैं जिसमें चर संख्या की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यदि वो समीकरण दे रखा है, यदि वो समीकरण द्विघात समीकरण है तो उसमें चर संख्या की घात है वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे मैंने ये समीकरण दे दिया x² + 3x + 5 = 0। अब ये क्या द्विघात समीकरण है, क्या करेंगे, जो चर संख्या क्या है, x ही है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। और यदि हम इसका जो व्यापक रूप माने, किसका, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक समीकरण माने, तो जो इसका होता है वो होता है ax² + by + c = 0। यानी जो भी हमें द्विघात समीकरण दे रखा है वो ax² + by प्लस यहाँ भी y नहीं होगा, ये y तो चर के लिए, यहाँ पर भी x होगा। हाँ, ax² + bx + c = 0 के रूप में होगा तो ही वो क्या है, द्विघात समीकरण है। यानी x की घात है वो 2 होनी चाहिए। इसमें एक बात, ये a, b, c ये तीनों ही क्या है, वास्तविक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर होगी। लेकिन a का मान कतई भी 0 नहीं होगा। किसका मान, a का मान। जो x² का गुणांक होगा वो कभी भी 0 शून्य नहीं होगा। यदि x² का गुणांक 0 हो गया तो x का मान 0 हो गया, x² का मान 0 हो गया। और जब x² ही उस पद पे नहीं होगा, उस समीकरण में x² की टर्म ही नहीं होगी, तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा ही नहीं, अपना परिभाषा बनेगी ही नहीं। और वास्तविक संख्या ABC वास्तविक संख्या है तो 0 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो ये ध्यान रखिए कि ABC तीनों ही क्या है, होगी तो वास्तविक संख्या में से ही, लेकिन A होगा, केवल A होगा, वो कभी 0 नहीं होगा। B या C 0 हो सकता है, B या C का मान आपको कहीं पर ऐसे समीकरण होंगे जहां पर आपको B और C का मान होगा वो 0 प्राप्त होगा, लेकिन A आपको कहीं पर भी 0 नहीं तो लेना है और नहीं होगा। और यदि A का मान 0 है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे पता लगाना है। तो आइए चलते हैं, हम अपना जो एक उदाहरण है अपनी किताब का उदाहरण नंबर 2, एक भी अपना ही है वही है, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। और दूसरे में क्या करना है, द्विघात समीकरण है यानी इसका पता लगाना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, जो द्विघात उदाहरण नंबर 2 है उसका पता लगा लेते हैं। क्या भाई कि उदाहरण नंबर 2 में जो हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या वो वाकई द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर उदाहरण नंबर 1 को करेंगे, फिर 4.1 को करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 देखिए कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। कुछ अपने पॉइंट दे रखे किताब में, जिसमें प्रथम पॉइंट है x - 2 का स्क्वायर + 1 बराबर 2x - 3। ये हमें पॉइंट अपने किताब में दे रखा है। उदाहरण नंबर 2 है जिसका प्रथम पॉइंट ये है, उसमें दे रखा है। और हमें करना क्या है,
हमें ये काम करना है कि जांच करनी है, हमें ये पता लगाना है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो हाँ आपको पॉइंट दे रखा है क्या वो वाकई पॉइंट द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमें इसकी पता लगाना है। तो इसके पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको हल करना पड़ेगा। और हमें यह पता लगाना है कि यदि x की अधिकतम घात, x की, यहाँ पर चर संख्या क्या है, यहाँ चर संख्या केवल x ही है, तो x की अधिकतम घात यदि 2 प्राप्त होती है तो हमारा ये जो बहुपद होगा, ये जो समीकरण होगा, ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। तो हल देखिए, x माइनस 2 होल, ये जो कोष्टक के ऊपर घात है इसको बोलते हैं होल, यानी कोष्टक ये होल स्क्वायर हो गया है, घात 2 वर्ग। तो इसको x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो इसको हल करने के लिए दो तरीके, एक तो होती है अपने पास में सर्वसमीका, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि कुछ बीजीय गणित के जो रूप होते हैं उनको सरल करने के लिए सर्वसमीका आसान तरीका बना रखा है। यदि हमें वो सर्वसमीका याद है तो याद करो कि ऐसी एक सर्वसमीका थी अपने वहां पर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसका आगे रूप होता था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? यदि याद आ रहा है तो ऐसी सर्वसमीका थी, कहीं पर एक्स वाई लेते हैं, कहीं पर ए बी लेते हैं, कोई फर्क नहीं। यदि आपको ये ए बी लिखवाई हुई है सर के द्वारा तो देख लेना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होगा, कैसे भी होगा लेकिन होगा ऐसा ही रूप। तो इसको कौन से को, x माइनस 2 को हम यही रूप होगा, x की जगह पर x है, 2 की जगह पर y है और होल की जगह पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसको इस रूप में क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो इस रूप में एक्स स्क्वायर, तो इसमें x का मान भी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह ये वाला माइनस, फिर 2 ये वाले हैं तो ये 2, x का मान कितना है, यहाँ पर भी x है तो ये x, फिर y का मान यहाँ कितना है, y का मान 2, यहाँ पर ये y का मान माइनस 2 मत रखना क्योंकि सर्वसमीका माइनस होकर ही बनी है, तो यहाँ पर रख दोगे y का मान 2, फिर प्लस y का मान कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर ये देखो 1, ये प्लस का 1, फिर ये वाला बराबर, और उधर क्या था 2x माइनस 3 यानी 2x माइनस 3। अब हल करो, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये x 2 से गुणा होकर 2x बन गया, 2x 2 से गुणा होकर क्या बन गए माइनस के 4x, ये x की घात 2, y की अरे 2 की घात 2 तो हो गया 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब इसको आगे हल करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये माइनस के 4x इस तरफ देखो बराबर के इस तरफ है, ये प्लस के 2x, तो प्लस वालों को इधर ले आओ, तो ये माइनस के 4x तो पहले थे, ये इधर आ गए तो ये भी माइनस के 2x हो गए। ये जो अपने पास में 4 और 1 है ये जुड़ के हो गए 5, और ये जो 3 थे उधर किसके थे, माइनस के थे, तो इधर आ गए तो किसके हुए प्लस के, और बराबर में इधर जब माइनस के 2x भी उधर आ गए, 3 भी उधर आ गए, तो पीछे क्या बचा 0 बच गया, तो 0 बराबर में लगा देंगे। तो अपने पास में बढ़ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस जोड़ के हो गए माइनस के 6x, क्योंकि 4x और 2x 6x, और ये हो गए 8 बराबर में 0। अपने पास में आखिरी जो रूप बच्चा है वो ये बचा है, और ये है यदि हम इसके मानक समीकरण यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यदि तुलना करने पर हमें दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। ये अपना इसका उत्तर हो जाएगा उदाहरण नंबर 2 का। यानी हमने जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे यदि तुलना करते हैं तो वैसी टर्म बनती है जैसी हमारे पास में द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यानी इसका रूप है वैसे x² की जगह पर x² है, a की जगह पर 1 का x² का गुणांक 1 है, b की जगह पर -6 है और c की जगह पर 8 है और बराबर में 0 है। तो वही रूप प्राप्त हुआ। तो अब इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट अलग अलग है, तो इसका दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 का दूसरा पॉइंट है x कोष्टक x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2, यानी x प्लस 2 और x माइनस 2। इसका भी पता लगाना है। इस समीकरण जो ये हमें दे रखे हैं समीकरण, इनका हमें जांच करनी है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसका कैसे पता लगाएंगे? जैसा इसका लगाया था, हल x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। इस रूप से इसको देखो, लेकिन एक तरफ इसका जो बायां भाग है इसको भी देखिए। यदि मैं इसको देखता हूं तो x प्लस 2 x माइनस 2, ये भी एक सरसमीका है 9th क्लास की एक सरसमीका थी। x प्लस 2 x माइनस 2, इसमें होता है a प्लस यानी x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर होता था x² माइनस y² का होल। ऐसी एक सरसमीका थी, x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर होता था x² माइनस y²। ऐसे सरसमीका थी 9th क्लास के अंदर। तो वही रूप यही बन रहा है, x की जगह पर x है, y की जगह पर 2 है और इसका रूप ये हो जाएगा। तो ये वाला तो सीधा ही अंदर गुणा कर लो, जो इस वाले बहुपद को x से गुणा किया तो x² बन गया। x 1 से गुणा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, x का x ही रहा। प्लस के 8 है तो प्लस के 8 रहने दो, बराबर की जगह बराबर। और इसका रूप होगा वो ये हो जाएगा, x² का तो x² होगा और y की जगह पर यहाँ 2 है तो माइनस के 2 का क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर है, प्लस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो, x² प्लस x प्लस 8 बराबर, ये x² तो x² रहेगा और ये हो जाएगा माइनस के 4, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये x इसमें जोड़ मत देना, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, जो कतई भी नहीं हो सकता। पक्षांतर करिए, x² इधर था, x² इधर था, उधर प्लस वाले को इधर ले आए तो माइनस का x² हो गया। यहाँ प्लस का x है, प्लस के 8 है, ये इधर आए तो माइनस के हो गए प्लस के 4 और पीछे हमारे पास में क्या बच गया है, 0 बच गया है। तो यहाँ से देखो ये x² प्लस का है, ये x² माइनस का है, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो ये दोनों कट गए, 0 हो गए, 0 हो गए। पीछे क्या बचा, x प्लस 8 4 12 बराबर 0। जो अपने पास में जो बहुपद बचा है वो ये बचा है x प्लस 12 बराबर 0। अब यदि हम इस द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करें, यानी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यह प्राप्त हुआ कि इसमें x² की टर्म है ही नहीं, केवल x है, x की घात 1 है। यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, क्योंकि x प्लस 12 ही बचा है, बाकी सारे मान कट रहे हैं। और यदि कट रहे हैं तो ये x² पैदा ही नहीं हो रहा है, तो x² पैदा नहीं हो रहा तो द्विघात समीकरण है ही नहीं। हमें यह प्राप्त हुआ कि दिया गया
दिया गया बहुपद या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण तो हो सकता है लेकिन द्विघात नहीं है, उसकी घात अधिकतम 2 नहीं है। समीकरण तो है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे पता लगाना हमें ऐसे ही जांच करनी है कि दे रखा है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसी तरह हमें हर क्वेश्चन में हर पॉइंट का यही पता लगाना है कि दे रखा है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 में। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम इसका पॉइंट नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, 3 के बारे में देखेंगे। 3 में भी यही पता करना है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन उदाहरण नंबर अपना 2 ही चल रहा है अभी तक। हम केवल उसके क्या देख रहे हैं, बार बार उसके पॉइंट्स देख रहे हैं। अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें उन पॉइंट्स को हल करना है। क्वेश्चन वही चल रहा है। तीसरा पॉइंट अपने पास में है x कोष्टक 2x प्लस 3 बराबर x² + 1। आसान सा है, आसान से पहले थोड़े से हार्ड थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि अब बच्चों को समझ आ रहा है। हल x कोष्टक 2x + 3 बराबर x² + 1 अपने पास में ये बहुपद है, ये समीकरण है। इसका हमें पता लगाना है कि ये द्विघात है या नहीं। अंदर गुणा कर लीजिए सबसे पहले। तो 2x को किससे गुणा किया, x से, तो 2 की जगह 2x का x से गुणा होकर x² बन गया। 3 से किया तो 3x हो गया, बराबर की जगह बराबर। फिर आगे देखिए x² + 1। अब हमें इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कुछ अंतर है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये अंतर है। इसने जो दूसरा पॉइंट दिया है वो पॉइंट देने के बाद तीसरा पॉइंट दिया है आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए कि आप गलती करोगे। कैसे कि यहाँ पर जो x² था वो इस x² से इधर कट गया, तो यहाँ पर भी कटेगा लेकिन पूरा नहीं कटेगा। यहाँ कटेगा नहीं, घटेगा, थोड़ा कुछ पीछे बच जाएगा। देखो कैसे, ये 2x² तो इधर है प्लस के, ये इधर x² प्लस का है तो इधर आ गया तो हो गया माइनस का। ये 3x क्या है प्लस के, ये 1 इधर आ गया तो माइनस का, और इधर बराबर में क्या रह गया 0, शून्य, पीछे कुछ बचा ही नहीं। अब ये x के घात 2 के जोड़े कितने हैं, 2 है। ये x के घात 2 के जोड़ा कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 2x² में से 1x² गया तो पीछे कितना बच गया, 1x² बच गया। वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि 2 किसके थे, प्लस के थे, 1 माइनस का था। पीछे 3x - 1 बराबर 0। अपने पास में ये समीकरण बच गया है, और जिसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। 2 है तो इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसमें भी लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² bx + c बराबर 0 से हमने तुलना की। इस समीकरण से क्या की हमने, तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ कि दिया गया समीकरण एक क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, वो कितनी है, 2 है नहीं। अधिकतम घात जब 2 होती है तो उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। आइए चलते हैं इसके अगले पॉइंट, चौथे पर चलते हैं। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, वो भी थोड़ा सा आसान ही है,
कुछ नहीं है, हर एक पॉइंट में आपको नई नई बात सीखने को मिल रही है। यदि हम इस प्रश्नावली को ढंग से पढ़ते हैं तो ये जो बीजगणित के जो 2-3 प्रश्नावली है ये आसान से कवर हो जाती है अपनी आसानी से। और बीजगणित का सबसे एक ही है सीखने का तरीका, वो है अभ्यास। यानी इसको बार बार क्या करना, हमें अभ्यास करते रहना है। कॉपी को उठाकर गणित को पढ़ा नहीं जाता है, गणित को समझा और अभ्यास यानी मिलाया जाता है। गणित पढ़ने से याद नहीं होती है। हम सूत्र को याद कर सकते हैं, परिभाषा को याद कर सकते हैं, लेकिन हम प्रश्न को ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात करने के लिए हमें तरीका होना चाहिए, कैसे होगा। दूसरा, आपको अभ्यास होना चाहिए। हम जब एक रास्ते से जाते हैं, यदि उस रास्ते के अंदर खड्डे होते हैं तो हम दोबारा जब भी उस रास्ते से जाएंगे तो हमें ये पहले से पता होता है कि इस रास्ते में खड्डे हैं। लेकिन यदि हम उस रास्ते का हमें पता है कि रास्ता अपनी मंजिल तक जाता है, हमें जहाँ जाना है वहाँ ये रास्ता जाएगा, लेकिन हमें गए हुए नहीं है, तो हमें ये नहीं पता होगा कि इस रास्ता सही है या इस रास्ते में खड्डे हैं। यदि हमें जानकारी होती है तो हम सावधानी बरतते हैं, और सावधानी बरतने से अपने को मंजिल तो वैसे ही मिलेगी, लेकिन वो अपने नियम के अनुसार मिलेगी। हमें किस ढंग से चलना है। तो आइए अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है वो है x + 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 - 4। हल करना है इसको। x + 2 का होल क्यूब, जिसको हम पढ़ते हैं होल क्यूब, यानी पूरे कोष्ठक की घात कितनी है, 3 है। तो इसको होल क्यूब पढ़ लो कि x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। इसको हल करना है। x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। तो इसको भी थोड़ा सा, यदि x प्लस ये 2 वाली ये होल क्यूब है ना, इसकी भी एक सरसमिका थी 9th क्लास में, हमें वापस उसको रिमेंबर करना है, याद करते रहना है। तो वो सरसमिका क्या थी, वो थी x + y का होल क्यूब बराबर होता था x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3x²। y की घात 1 है, x का स्क्वायर है, फिर क्या है 3x की घात 1 है और y का स्क्वायर है। थोड़ा सा चेंजेबल है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें एक बार x का स्क्वायर करना है, एक बार y का करना है, घात एक एक करनी बाकी वाले की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टर्म कर लेते हैं। क्या हो जाएगी, x + 2 का होल क्यूब का रूप ये ले रहे हैं, तो x का क्यूब तो x का क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब y के क्यूब पर 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 गुणा x की जगह पर x है तो x² बन गया, x² है तो यहाँ पर भी x है तो x² कर दो। फिर y की जगह पर कितने 2 है तो 2 को क्या कर दो गुणा, फिर प्लस 3 गुणा x का मान भी यहाँ x है, x कर दो, y का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो। आगे अभी तक अपना यहाँ तक हुआ है, हमने इसको ही लिखा है, पूरा मत कर देना। ये जो टर्म है x + 2 का होल क्यूब का ये रूप है, जिसको हमने रूप को खोल दिया है, विस्तारित रूप किया है। तो आगे अभी हल करना है। बराबर में कौन सा बराबर बच गया, ये जो बचा है x³ - 4, ये तो बराबर में बचा है, अभी तक पढ़ा है, इसको नहीं किया है। बराबर x³ इधर था, रहने दो, फिर पक्षांतर करेंगे x³ और 2 का क्यूब 8 प्लस ये हो गए 3 2 6 x², ये हो गए 4 3 12 x और बराबर में x³ - 4। अब कुछ बच्चों को देखकर लग रहा है सर यहाँ पर तो x की घात अधिकतम 3 आ रही है। नहीं, अभी जो x की घात 3 आ रही है अधिकतम, इसको हमें काटना है, ये कट रहा है आपस में। कैसे, ये x³ है, ये उधर से इधर आया तो x माइनस का हो गया, ये वाला तो x³ यही है, ये जो इधर बराबर में था इसको हमने इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, प्लस के 8 वैसे ही पड़े हैं और 4 इधर आए तो किसके हो गए
प्लस के, इधर 4 माइनस के थे, ये 8 की जगह 8 है, ये 4 माइनस के थे, इधर आए थे प्लस के, फिर हो जाएगा 6x² प्लस 12x। अब इधर बराबर में क्या बचा, 0, शून्य बचा, क्योंकि हमने सब पकड़ के इधर ले आए। रहा अपने पास x³ प्लस का माइनस का, ये कट रहा है क्योंकि यहां पर भी x की घात 3 है और यहां पर भी x की घात 3 है, एक प्लस का है एक माइनस का है। गुणांक भी देखो एक एक है, समान है। यदि यहाँ 2 गुणांक होता तो एक और पीछे बच जाता, लेकिन जो यहाँ नहीं है, ये 4 और 8 12 हो गए, प्लस 6x² प्लस 12x बराबर 0। अब इसको ये रूप रखोगे तो भी सही है और x टर्म को पहले ले आओ। हमें बहुपद में हमने बताया था कि जिसकी घात अधिकतम है उसको पहले, फिर निम्न घात वाले, ऐसे क्रम से सेट करना है। तो ये क्रम से सेट होगा तो 6x² आगे आ जाएगा, 12x बाद में आ जाएगा और ये 12 बाद में आ जाएगा। ये अपन को समीकरण प्राप्त हो गया। इसको आगे थोड़ा सा और भी सरल कर सकते हैं यदि 6 को कॉमन ले लें, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। यदि हमें ज़रूरत हो तो हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो 6 उधर 0 के भाग में चला जाएगा और 0 हो जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2। ये फॉर्म बढ़ेगी, शायद ये फॉर्म बनाओ। क्या ये द्विघात समीकरण है? जी हाँ, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यही वापस लिखोगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से हमने क्या की है, इसकी तुलना की है। और जब हमने तुलना की है तो हमें तुलना से ये चीज पता लगा है कि जो दिया गया है समीकरण है वो क्या है, एक द्विघात समीकरण है, उसमें x की अधिकतम घात 2 है। अपना उदाहरण नंबर 2 पूरा हो गया है। अब चलते हैं, आइए उदाहरण नंबर 1 में, जहां पर हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। कथन के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है हमें द्विघात समीकरण। अब अपने पास में उदाहरण नंबर 1 है, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। कथन दे रखा है, कौन सा कथन है? उदाहरण नंबर 1 है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त कीजिए। आपको जो कथन दे रखा है उस कथन को समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। और जैसा कि हमने तीसरे अध्याय में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा था, वहां पर हमें x और y 2 लड़ थे। बात को समझ रहे हो? यहाँ पर जब हमने उदाहरण नंबर 2 पढ़ा, उसमें केवल से केवल हमें केवल एक चर ही मिल रहा था, x ही मिल रहा था, या मिलेगा तो y मिलेगा। इस पूरे अध्याय में द्विघात समीकरण में आपको कहीं पर भी 2 चर नहीं मिलेंगे। घात जो मिलेगी क्योंकि द्विघात समीकरण है, लेकिन चर 2 नहीं होंगे। यानी x और y दोनों साथ में कभी नहीं मिलेंगे। मिलेगा तो केवल x या केवल y, केवल z, t, ये केवल एक ही होगा पूरे प्रश्न में। तो हमें इसको है ना 2 चर वाले प्रश्न से नहीं करना है, हमें हमारे द्विघात समीकरण बनाना है, उस विधि से करना है। तो आइए उदाहरण नंबर 1 का पॉइंट 1 को देखो। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बता रहा है कि जॉन और जयवंती 2 नाम के, एक लड़का है एक लड़की है, 2 युवक है। यानी दोनों के पास में कुल मिलाकर, दोनों को मिलाया है। कहने का मतलब इन दोनों के पास में कुल मिलाकर 45 कंचे, जो छोटे बच्चे होते हैं कंचे से खेलते हैं, वो कंचे हैं। कितने हैं? 45। दोनों के पास में, दोनों को मिलाने के बाद में कितने हो रहे हैं? 45 हो रहे हैं। मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खेलते समय क्या हुआ कि 5-5 कंचे थे, वो उनसे गुम गए, खो गए, और अब उनके पास में कंसों की संख्या का जो गुणनफल है, अब जो 5-5 तो उन्होंने खो दिए, अब जो पीछे बचे दोनों के पास 45 थे,
अब इसने ये नहीं बताया है कि जोन के पास कितने थे और जयवंती के पास कितने थे, वो हमें पता लगाना है कि जोन के पास कितने थे, जयवंती के पास कितने थे। लेकिन ये बता रहा है कि 5-5 दोनों ने गंवा दिए, खो दिए। अब उनके बाद में जो पीछे बचे हैं उन कंचों को यदि आपस में गुणा करें, दोनों के पास जो कुछ तो बचा होगा, 5-5 खोए हैं तो कुछ बचा है, और कुछ बचा है उसको यदि हम आपस में गुणा करें तो उनका जो गुणनफल होता है, गुणा करने के बाद जो उत्तर आ रहा है वो कितना है, 124 है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें ऐसा समीकरण कैसा बनेगा, गणितीय रूप में इस कथन को गणितीय रूप में बदलो। तो क्या करते हैं हम, माना जैसा हमने द्विघात समीकरण से पहले अध्याय में पढ़ा था दूसरे वाले में मानते थे, तो यहां पर भी मानेंगे। माना कि दोनों में से एक के पास कुछ मान लो। माना कि आरंभ में, शुरुआत में, जब घुमाने से पहले, ये जब की बात है जब खेलने के लिए कंचे लेके आए थे, घुमाए तो बाद में है। माना कि प्रारंभ में जोन के पास कंचे की संख्या कितनी है, x। ये हमने मान लिया कि जोन के पास कितने कंचे थे, x थे। जो लड़का था उसके पास x थे, तो इसने ये बताया कि दोनों के पास 45 थे। तो पीछे कौन बचे, जयवंती। और जयवंती के पास, और जयवंती के पास कंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ इसको y मन मानना, वो दो अक्षर वाले रैखिक समीकरण में करते थे। यहाँ द्विघात समीकरण हमें दो घात वाला x के क्रम में ही करना है। तो दोनों के पास 45 थे, तो 45 माइनस x। यदि जोन के पास x है तो दोनों के पास 45 थे, तो जोन वाले घटा देंगे, पीछे बचेंगे वो जयवंती के होंगे सारे कंचे, तो अपने पास हो जाएंगे 45 माइनस x। अब हमें गुणनफल दे रखा है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न हमें यह बता रहा है कि दोनों ने क्या किए, 5-5 कंचे घुमा दिए, खो दिए। 5 कंचे खो देने के बाद जोन के पास कंसों की संख्या कितनी रहेगी, हमें ये पता लगाओ कितनी रहेगी। यानी 5 कंसे खो देने के बाद जोन के पास कितने थे, जोन के पास पूरे तो x थे सर, 5 गमा दिए तो कितने हो जाएंगे, x माइनस 5। 5 तो उसने गमा दिए, x में से 5 निकाल दो। दूसरा सर बताना है 5 कंचे खो देने के बाद जयवंती के पास कितने बचेंगे, जयवंती के पास कंसों की संख्या, तो जयवंती के पास कितनी बचेगी सर, जयवंती के पास तो पहले 45 माइनस एक्स पहले थे, 5 और घटा दो, तो 45 माइनस एक्स तो पहले थे, 5 और उसने गमा दिए, तो ये हो गए माइनस के 5x। और ये माइनस के 5x है, वो 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स, क्या बन जाएगा 40 माइनस एक्स। अब हमें गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दिया हुआ है, दोनों को गुणा करने पर उत्तर कितना है वो ये बता रहा है 124। किसको गुणा करने पर, ये 5-5 कंचे खो देने के बाद, पहले की बात नहीं कर रहा है, इनको गुणा मत करना, बात को समझ रहे हो। वो बता रहा है कि 5-5 कंचे उन्होंने घुमा दिए, और घुमाने के बाद में जो पीछे कंचे बचे हैं, जो उनके पास में पीछे कंचे रहे हैं, उन कंचों का गुणनफल है वो कितना है 124। तो पीछे कितने रहे, जोन के पास कितने थे, x थे, 5 गमा दिए तो x माइनस 5 बचे,
और जयवंती के पास कितने थे? जयवंती के पास तो 45 माइनस एक्स तो पहले ही थे और 5 और घुमा दिए तो 45 माइनस एक्स और माइनस 5, 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स। अब निकालो। अब अपने पास बन जाएगा समीकरण के रूप में दोनों का गुणनफल, यानी इन दोनों को गुणा करने पर, किनको? जॉन के कंचे कितने? एक्स माइनस 5 गुणा करना है जयवंती के कंचे 40 माइनस एक्स, कितने बचते हैं गुणा करने पर? 124। दोनों को गुणा करने पर ही हमें मिलता है, ये हमें गुणनफल दे रखा है। तो करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। एक्स होगा वो पहले इस पूरे पद से गुणा होगा, फिर ये जो माइनस के 5 है वो भी इस पद से गुणा होते हैं। यानी जब कोष्टक में दो संख्या बद्ध होती है तो नियम है कि कोष्टक के अंदर वाली संख्या है वो दूसरे वाले कोष्टक के अंदर वाली जितनी भी संख्या है उस सबसे गुणा होती है। तो x 40 से गुणा हुआ तो 40x हो गया। x से ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, प्लस की माइनस से गुणा हो गया माइनस का x स्क्वायर बन गया, बनाना। फिर ये माइनस के 5 है, प्लस के 40 से गुणा हो गए तो माइनस के कितने हो गए? ये हो गए 20 200, और x गुणा होगा माइनस के 5 माइनस का x तो प्लस के 5x बराबर 124, यही रहेगा। अब इधर देखो, ये 40x प्लस के, ये 5x भी प्लस के हैं तो 40 5 कितने हो गए? 45x। ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये 200 माइनस के हैं, ये 200 माइनस के, और ये जो 124 थे उधर थे तो इधर आए तो हो गए माइनस के, उधर प्लस के थे तो पीछे बराबर में क्या बच गया? 0 बच गया, 0 बचा। तो इसको लिखो 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 200 माइनस, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 200 और 124 तो माइनस के 324 बराबर में 0, बराबर में क्या बचा अपने पास में? 0 बच गया। अपने पास में ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में थोड़ा सा देखना, एक बात हमें ध्यान देनी है कि जो ये x है वो किसका है? माइनस का है। किसका है? एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये देखो एक्स स्क्वायर आगे माइनस का, तो ये ध्यान रख दीजिए एक्स स्क्वायर हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है, धनात्मक लेना है। इसके लिए हमें पक्षांतर करना पड़ेगा, तो इन सबको हम उधर लेके जाएंगे 0 की तरफ और इस तरफ 0 छोड़ेंगे। बात समझ रहे हो? ये एक्स को प्लस का करने के लिए, किसको? एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये वाला मायने चलता है एक्स, केवल ये एक्स स्क्वायर की घात है, ये इसको प्लस में रखना है, और इसके लिए हम इसको सारे तीनों को पकड़ के उधर लेके जाएंगे, 0 इस तरफ करेंगे, तब अपने पास में क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, 45 माइनस के हो जाएंगे, और ये भी किसका हो जाएगा? 324 भी प्लस के हो जाएंगे, फिर बराबर में 0। तो अपना जो उत्तर में होगा वो ये बहुपद होगा। ये जो नीचे दे रखा है ये द्विघात बहुपद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया अपने पास में, दो घात का समीकरण, द्विघात समीकरण। अब इसका प्रथम पॉइंट सोल्व हो गया है, इसका निकालते हैं दूसरा पॉइंट।